नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज पार्लियामेंट के सेशन में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने उस पर आपत्ति की, विपक्ष ने उसके बाद हंगामा किया और ओम बिरला ने भी इस पर आपत्ति की। राहुल गांधी ने शिव की तस्वीर दिखाने के बाद कहा कि बीजेपी हिंसा और नफरत फैला रही है। अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हिंसा और नफरत फैला रहे हैं। आज पार्लियामेंट में अग्निवीर योजना को लेकर भी काफी गर्म बहस हुई। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए नौजवानों को यूज एंड थ्रो मजदूर कहा। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने बीच में खड़े होकर कहा कि सदन को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। कश्मीर से सांसद चुनकर आए इंजीनियर राशिद को एनआईए ने शपथ दिलवाने की मंजूरी दे दी है। इंजीनियर राशिद साल 2017 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों को पैसे देने के आरोपों में केस चलाया जा रहा है। सर्वे करवाने वाली एक निजी कंपनी का बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करवाया गया और सर्वे करने वाले लोगों ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो वो बुरी तरह हार जाएंगे। इस वजह से उन्होंने वाराणसी से जाकर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को आज संसद में बोलकर उठाया है। आज से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल विंटर सेशन में ये कानून पारित किए गए थे। उस समय विपक्ष के 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था और बिना किसी डिस्कशन के ध्वनि मत से इन नए कानूनों को पास किया गया है। इसको लेकर भारत में लगातार आलोचना हो रही है और हम बुलेटिन के आखिर में इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। ये आज की मुख्य खबरें थी। अब इन खबरों का विश्लेषण करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आज इंडिया के पार्लियामेंट से ही आई। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है, और आज ओम बिरला के साथ राहुल गांधी की नोकझोंक से ही बातचीत शुरू हुई। राहुल गांधी जब बोलने उठे तो उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं आजकल लोग, वो लगातार नफरत और हिंसा की बातें कर रहे हैं। इसको लेकर नरेंद्र मोदी बीच में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सारे हिंदू समाज को टारगेट करना ठीक नहीं है और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग किस्म के विवाद चल रहे हैं और जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि वो शिव के अनुयायी हैं और भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, लेकिन ओम बिरला ने शिव की जो तस्वीर है उसको दिखाने के ऊपर कहा कि संसद भवन की एक मर्यादा है, यहाँ पर कोई भी प्ले कार्ड या तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। उसको लेकर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की और एक पूरा लंबा गहमा गहमी का सेशन रहा। राहुल गांधी ने कई तरीके के मुद्दे भी उठाए। उनमें से अग्निवीर का एक मुद्दा है। अग्निवीर पर उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना है वो नौजवानों के लिए यूज एंड थ्रो मजदूर जैसी योजना है कि उनको यूज करो, फेंक दो। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो और उस तरफ जो चाइना, और उसको चाइना के उस जवान के सामने ले जाकर खड़े कर दे रहे हो, सैनिक के सामने ले जाकर खड़े कर दे रहे हो, जिसने जो 5 साल की ट्रेनिंग करके आया है। ये ठीक नहीं है। उन्होंने शहीद के दर्जा न देने के ऊपर भी सवाल उठाए। इसी बीच में राजनाथ सिंह बीच में खड़े हुए। उन्होंने टोका कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन को गुमराह ना करें और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए, अगर कोई भी अग्निवीर शहीद होता तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई। हालांकि अग्निवीर योजना बहुत फ्लॉप साबित हुई है क्योंकि वोटों के हिसाब से बहुत ज्यादा डेंट बीजेपी को लगा है, ये अब सबको पता है। और इस चुनाव में अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा थी। 4 साल की जो ये सर्विस है, इसके बाद जो नौजवान है उसके पास कोई कैरियर बच नहीं पाता। इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बीजेपी को झेलना पड़ा था और राहुल गांधी ने इसी की शुरुआत की। इसके अलावा राहुल गांधी ने नीट एग्जाम को लेकर भी कहा कि नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और उसके ऊपर जो सत्ता पक्ष था उन्होंने कहा कि आप संसद की एक मर्यादा होती है, राष्ट्रपति के धन्यवाद भाषण के बाद ये सब कर सकते हैं और कल के लिए देख सकते हैं। उसको लेकर फिर जो विपक्ष था वो वॉकआउट भी कर गया। अब हम बात करते हैं इससे अगली खबर की। अगली खबर आई कि कुछ सांसद हैं जिनके अभी तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है। उनमें से एक इंजीनियर राशिद हैं। हम सबको पता है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया है बारामूला से और नए सांसद चुन के आए हैं। तो उनकी शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटिशन डली थी और एनआईए ने उनको शपथ लेने की मंजूरी दे दी है, तो अब वो शपथ ले सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें
तो जो अफजाल अंसारी हैं, जो मुख्तार अंसारी के भाई थे, उनको भी आज ओम बिरला ने शपथ दिलवाई है, उनकी भी शपथ रहती थी। अब सिर्फ 2 सांसद ऐसे बचे हैं जिनकी शपथ अभी तक नहीं हो पाई है। उनमें से एक है शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि वो अपनी बेटी के विवाह में बिजी हैं, तो वो जब भी आएंगे तो उनकी तो हो जाएगी। और दूसरे सांसद बचे हैं अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह की भी अभी तक शपथ नहीं हुई है एज ए सांसद, तो उसको लेकर भी कई किस्म की बातचीत चल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि शायद उनको भी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कभी बुला सकती है। कोई लोग कह रहे हैं कि उनको लेकर पिटीशन भी तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि अमृतपाल सिंह की शपथ पार्लियामेंट में हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो इसको लेकर कई किस्म के विवाद चल रहे हैं। इससे अगली खबर की हम बात करें तो अयोध्या के चुनाव को लेकर आई। हम सबको पता है कि एक निजी सर्वे कंपनी है, उसका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2 सर्वे करवाए थे अयोध्या से, और दोनों में जो सर्वे करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वहां से आप चुनाव मत लड़िए, अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप हार जाएंगे, अयोध्या के लोग आपको हरा देंगे। तो एक हिसाब से नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, ताकि राम मंदिर के इशू को थोड़ा बड़ा बना सकें। लेकिन दोनों सर्वे में उनकी हार आई, तो उन्होंने फिर वाराणसी ही चुना और वाराणसी चुनाव लड़ने गए। वाराणसी से भी कोई बहुत बड़ी जीत उनकी नहीं हुई है, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। और एक हिसाब से बहुत विरोध वाराणसी में उनको झेलना भी पड़ा। तो इसको, और इस बात को आज राहुल गांधी ने भी संसद में कह दिया। तो ये एक इंडिया में एक ठीक ठाक मुद्दा बना हुआ है कि अयोध्या से जो नरेंद्र मोदी हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हार के डर से वो वहां पर नहीं गए। इसको लेकर खूब सारा शोर भी डल रहा है। उससे अगर हम अगली खबर की बात करें तो वो है कि आज से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसको लेकर एक पूरी बहस है। तो इसको लेकर मैंने कुछ तथ्य इकट्ठा किए हैं, तो अपने लैपटॉप में तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो जो ये 3 नए आपराधिक कानून हैं, तो ये आज पारित हुए हैं। इसमें बेसिकली भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इनका नाम ये दिया गया है और ये आज से लागू हो गए हैं। ये जो विधेयक था, ये पिछले साल जो विंटर सेशन था उस समय पास किया गया और उस समय ये कानून बने। उस समय जो ये विधेयक जब पारित किए जा रहे थे तो 5 घंटे की बहस हुई, लेकिन विपक्ष के 140 सांसदों को निलंबित कर रखा था। तो यानी कि वो संसद से बाहर थे उस समय कानूनों को लागू किया गया। तो इसके ऊपर मुकम्मल बहस नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने तो पूरी जो इंडिया की जुडिशरी सिस्टम है, जो न्याय की पूरी व्यवस्था है, उसको भी बदल के रख दिया इन 3 नए आपराधिक कानूनों ने। कि यानी कि जो जुडिशियल सिस्टम है अभी इंडिया का, वो हमको पता है, CRPC, IPC, ये सब आप सुनते थे। अब ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज आप नहीं सुनेंगे। तो इसमें हुआ क्या है वो पहले आपको बता देता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ले चुके हैं। ये आपको बताया मैंने। और नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामलों में अब 10 साल तक की जेल है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और छिनैती के लिए 3 साल की जेल है। ऐसे ही जो हम बात करें UAPA जैसे जो आतंकरोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। UAPA को लेकर खूब सारी बहस होती है कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन उसको इस नए जुडिशियल सिस्टम में भी शामिल किया गया है। अब 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज़्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 से अधिक पुलिस थानों में ये नए कानून अब लागू होंगे, नई व्यवस्था लागू होंगी। अब से संज्ञेय अपराधों को CRPC की धारा 154 के बजाय BNSS की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। जैसे पहले जब अपराध दर्ज किया जाता था तो CRPC की धारा 154 के तहत किया जाता था, अब BNSS की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। आज से जो नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं उनके लागू होने से क्या क्या बदलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। FIR जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी। FIR अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यानी कि जो FIR है वो अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो है के तहत काम करता है। CCTNS में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन पर
गए ही ऑनलाइन EFIR दर्ज करा सकेंगे। 0 FIR किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अंदर आता हो या ना आता हो। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिनों तक पुलिस रिमांड दिया जा सकता है। केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर कई जो वकील हैं, बड़े वकील हैं, वो इसको चिंता जता रहे हैं कि पुलिस पहले सिर्फ 15 दिन का रिमांड ले सकती थी, अब पुलिस 60 से 90 दिन का रिमांड ले सकती है, जिसको लेकर चिंता तो होनी चाहिए। हमको पता है कि पुलिस जब रिमांड लेती है, पुलिस क्या करती है, तो पुलिस जब अपनी कस्टडी में लेती है तो टॉर्चर ही करती है बहुत बुरी तरीके से। पहले 15 दिन का मामला था, अब 60 से 90 दिन, यानी कि 3-3 महीने तक अब जो एक्यूज्ड हैं उनको अब पुलिस टॉर्चर कर सकती है। ये एक खासी चिंता का विषय है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया। तकनीकी रूप से राजद्रोह को IPC से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आतंकवादी कृत्य, जो आतंकवादी काम होते हैं, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। यानी कि UAPA जैसे कानून है, वो जो भारतीय न्याय संहिता जो नए कानून लागू उसमें शामिल कर लिया, उसको ऐसे कैसा शामिल कर लिया गया, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं उसमें। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों में 3 साल तक का सजा का प्रावधान कर दिया गया। मतलब कोई छोटी मोटी पॉकेट मारता था उसको भी अब 3 साल की सजा हो सकती है। इससे पहले राज्यों के पास इसे अलग अलग कानून थे, मतलब इससे पहले जो स्टेट थे वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग किस्म के उन्होंने इसको लेकर कानून बना रखे थे, प्रावधान कर रखे थे। और ऐसे शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। अगर शादी का झूठा वादा करके अगर कोई सेक्स करता है तो उसको विशेष अपराध बनाया गया है और इसके लिए 10 साल तक की सजा देने की बात कही गई है। उसके अलावा जो बलात्कार है और जो धारा 377 है, इसको लेकर भी खूब सारी इसमें बातचीत है। इसमें कहा गया कि अभी जो 377 है उसको हटा दिया गया है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि 377 में जो अप्राकृतिक सेक्स हैं वो भी दर्ज किए जाते हैं, उसके तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। तो जो अप्राकृतिक सेक्स होते हैं उनको किस चीज़ पे दर्ज किया जाएगा? जांच पड़ताल में अब फोरेंसिक्स फैक्ट्स जुटाने अनिवार्य बनाया गया है। और जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका अधिक उपयोग, जैसे खोज, बरामदगी, रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और जो सुनवाई है उनको ऑनलाइन मोड में करने की बात कही गई, यानी कि सारा डिजिटलाइजेशन करने की बात कही गई है। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले NGO या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों के लिए दया याचिका दायर कर सकते थे। तो ये है। अब इसमें डर, आशंकाएं और आपत्ति क्या है? कानूनों को लागू किए जाने के एक सप्ताह से पहले विपक्ष शासित प्रदेशों जो अपोजिशन रूल्ड जो स्टेट हैं के 2 मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जो अब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उनको पत्र लिखकर कहा था कि ये कानून लागू न किए जाएं क्योंकि इनके ऊपर मुकम्मल बहस नहीं हुई है। ऐसे ही देश की जो जानी मानी वकील हैं और साबका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं इंदिरा जयसिंह, उन्होंने भी एक पत्रकार है करण थापर, उनको एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अगर ये 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ा जुडिशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जुडिशियल क्राइसिस होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इससे जो एक्यूज्ड है उसकी जिंदगी और आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि कानून मंत्री के साथ साथ देश के सभी अपोजिशन के लीडर्स हैं, इनको रोक लगाने की मांग करनी चाहिए और इस पर चर्चा जब तक नहीं हो जाती तब तक, और एक बार दोबारा से बारीकी से विचार नहीं हो जाता तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून का मूलभूत तत्व है कि कोई भी तब तक सजा का पात्र नहीं है जब तक उसने वो काम ना किया हो जैसा वो जैसा अपराध है। इसे कानून की भाषा में सेंसिटिव लॉ यानी मूल कानून कहते हैं। अब जो पहले अपराध नहीं था आज अपराध बन गया है। ऐसे में ये कानून तभी लागू होगा जब आपने वो अपराध इस कानून के लागू होने के बाद किया है। लेकिन हमारे जो प्रोसीजर लॉ है इसमें हम दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते। अतीत में हमारे पास कई ऐसे फैसले होते हैं जिनके जरिए हम
ट्रायल को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों की व्याख्या अतीत में हुई है, इससे पहले मतलब कानूनों की व्याख्या हो रखे होते हैं और हमारे पास कानूनों को उस प्रिजन में देखने की सहूलियत है। यानी कि पहले बहुत सारे फैसले आ रखे होते हैं और उनको देख उनके तहत ही जो एक हिसाब से जो कोर्ट में मामले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और इसमें और भी उन्होंने दिक्कतों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये पूरा 1.5 सदी यानी कि 150 साल पुराने हैं कि जो भारत की जो आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता थी वो 150 साल पुरानी है। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर ना अब 50 साल पहले के आसपास की बात है जब 1973 में इनको संशोधित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी न्यायिक व्याख्या की थी, जुडिशियल इनका इंटरप्रिटेशन की थी। और अब तो किसी भी मजिस्ट्रेट को ये पता ही नहीं है कि किस कानून की क्या व्याख्या है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है। अब तो एक रूपता तो बचे नहीं कि जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से फैसले सुनाएंगे, इसमें ये बात कही गई है। और इसमें ये कहा कि लेकिन सवाल ये है कि इन सब में फंसेगा कौन, जो एक्यूज है वो फंसेगा। मूल चिंता एक्यूज की है कि उसके साथ क्या होगा और जो एक्यूज है क्या उसको जमानत पहले दे देंगे। कानून में ऐसी कोई गारंटी ही नहीं दी गई है। सवाल ये भी है कि क्या आपने बैकलॉग में जो केस पड़े उनके बारे में क्या सोचा, उनको ध्यान में रखा है या नहीं। यानी कि जो अब तक इतने जो मामले हैं अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं उनके बारे में कुछ सोचा है या नहीं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर कोई एक स्पष्ट जो चीज है वो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में बहुत स्पष्ट है किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो आर्टिकल 21 है उसमें स्पष्ट है कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अलावा उसको लाइफ और जो उसकी फ्रीडम उससे वंचित नहीं किया जा सकता। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ है उन्होंने इन नए आपराधिक कानूनों को संविधान का मजाक बताया है और कहा है कि ये हिंदू राष्ट्र की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो जो तिस्ता सीतलवाद है उन्होंने तो इनको ये कह दिया कि ये जो नए कानून लागू किए जा रहे हैं ये तो जो हिंदू राष्ट्र है उसकी नींव रख रहे हैं। तो ऐसी लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। तो मतलब मैं मोटा मोटा आपको अगर इनको थोड़ा सा ये टेक्निकल भाषा में ज़्यादा दिया गया तो मोटा मोटा इसका क्रक्स बता दूं तो क्रक्स तो ये है कि एक तो जो फेडरलिज्म का ताना बाना है, क्योंकि बहुत सारे लॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से उनको लेकर प्रावधान थे, तो वो एक खत्म हो रहा है। दूसरी जो दिक्कत आएगी जो पुलिस कस्टडी थी जो पहले 15 दिन की होती थी उसको 60 से 90 दिन तक का कर दिया है, जो कि हमको पता है कि पुलिस कितनी दिक्कतें करती है। और तीसरी बात यह है कि जैसे जो 150 साल तक जो कानून चले आ रहे थे उनकी एक इंटरप्रिटेशन हो रखी थी हर एक और बहुत सारे ऐसे पुराने फैसले थे जिनको देखकर किसी भी अपराधी का या फिर किसी भी एक्यूज्ड का ट्रायल चलता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नई किस्म की धाराएं हैं, नई किस्म के प्रावधान, नई किस्म की सजाएं हैं। तो इसमें एकदम से सारा पलट दिया गया है। इसको लेकर पहले जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बहुत सारे कानूनों की एक इंटरप्रिटेशन की थी, वो वैसा तो अब कुछ है नहीं। तो इसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इस पर एक जो मुकम्मल बहस होनी चाहिए थी संसद भवन में, कानूनी दो के जो लॉ के समझ वाले हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए इसको बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक माना जा रहा है। तो ये आज की मुख्य खबरें थी और उसके बाद हमने जो 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनके ऊपर बात की। कल हम दोबारा मिलेंगे इसी किस्म की नई खबरों के साथ और इसी तरीके के नए विश्लेषण के साथ। आप देखते और सुनते